नमस्कार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है हमारा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड को डिटेल में समझ लिया था। अब हम लोग आज डाइवर्जेंस को भी डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर हम डाइवर्जेंस के मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको भी यहाँ पर देखेंगे, इसके साथ साथ इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी यहां पर समझने का प्रयास करेंगे और इसको विजुअलाइज करेंगे। आपको पता होगा जब हमने ग्रेडियंट को समझा था तो वहां पर हमने बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से ये तो समझ ही लिया था कि ग्रेडियंट को हम सिंपली कैसे लिखते हैं। आपने देखा होगा ग्रेडियंट को हमने किस तरह से लिखा था कि जो ग्रेडियंट होता है आपका उसको हम लिखते हैं जैसे डेल फाई, ठीक है ना, या ग्रेड फाई। इसका नोटेशन इस तरह से भी होता है, इसको आप ग्रेड फाई भी कहते हो। ठीक है, ये तो इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। फिर आपने इसको कैसे लिखा था, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक उसी प्रकार से हम डाइवर्जेंस को भी यहां पर ऐसे ही देखेंगे। साथ ही साथ हम यहां पर ये विजुअलाइज करने का भी प्रयास करेंगे कि डाइवर्जेंस को आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे उसको आप देख सकते हो। हाँ, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का मतलब ये होता है। जिस तरह से हमने ग्रेडियंट में देखा था, पहले आपने एक सिंगल पैरामीटर लिया था, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, तो आपने dy बाई dx को लेते हुए फिर आगे ये बताया था कि अगर कोई फलन है, ठीक है ना, सपोज कीजिए कोई अदिश क्षेत्र ही है, वो अगर x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर उस अदिश फंक्शन में कोई t है आपका, उसमें अगर जो चेंजेज है dt, उसको हम किस रूप में देखते हैं, उसके आधार पर हमने ग्रेडियंट को डिफाइन करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आज हम लोग अब डाइवर्जेंस को समझते हैं। तो देखिए, डाइवर्जेंस को समझने से पहले हमें फ्लक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई अगर सदिश क्षेत्र है तो उसके फ्लक्स को आप किस प्रकार से समझा पाते हो वो हम समझते हैं। तो आप इसमें पहले थोड़ा लिख लीजिए कुछ चीजें, एक दफे आपको फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लिखिए सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। फ्लक्स शब्द जो है आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। आपने क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा। इस प्रकार के एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखे होंगे, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। इस प्रकार के एक्सप्रेशन देखे थे। तो फ्लक्स की डेफिनेशन को हम इसी प्रकार से लिख पाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे और क्या है। यहां पर जो हम फ्लक्स को डाइवर्जेंस के हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर फ्लक्स को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। वाटर फ्लक्स का मतलब क्या हो गया कि अब हम यहां पर क्या करेंगे, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक आयताकार फ्रेम है। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कोई एक फ्रेम है, ठीक है ना, आयताकार फ्रेम, इसकी कोई लंबाई है कोई चौड़ाई है। तो इस आयताकार फ्रेम की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को हम लेंगे। ठीक है ना, पोजीशन का मतलब क्या हो गया, एक बार सपोज कीजिए ऐसे है, एक बार ये ऐसे टिल्ट हुई है, एक बार ये पूरी तरह से ऐसे है। तो इन पोजीशनों को लेते हुए हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई वाटर फ्लो आ रहा है तो उसका प्रवाह किस तरह से होगा इस फ्रेम में से, उसके आधार पर हम फ्लक्स को समझना चाहते हैं। तो पहले मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं। देखिए, आप पहले आप लिख लीजिए, किसी आयताकार फ्रेम से प्रति सेकंड प्रवाहित पानी की मात्रा, पानी का फ्लक्स या वाटर फ्लक्स कहलाती है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। आपके पास कोई भी फ्रेम है, उससे प्रति सेकंड कितना पानी गुजर रहा है उस फ्रेम में से, वो उसका क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। अब इस फ्लक्स को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो सपोज करो मान लीजिए जो v है वो पानी का वेग है। क्या है, v पानी का वेग है, और जो यहां पर आपका कोई स्मॉल a है, कोई एरिया है, वो किसका है, फ्रेम का क्षेत्रफल है। क्या है, फ्रेम का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप फ्लक्स को कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका होता है v इंटू ए। ये पानी का फ्लक्स है। फ्लक्स की डेफिनेशन आपने क्या लिखी, प्रति सेकंड प्रवाहित पानी की मात्रा। तो प्रति सेकंड प्रवाहित पानी की मात्रा का मतलब क्या हो गया, पानी है, ठीक है ना, कोई लिक्विड है, तो उसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर क्यूब में। और प्रति सेकंड मतलब हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो क्वांटिटी है आपकी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये कहलाती है फ्लक्स। किसका, वाटर फ्लक्स। तो आप देख लीजिए v इंटू ए,
इसकी यूनिट या डायमेंशन भी क्या है, v की डायमेंशन होती है मीटर पर सेकंड और a की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये जो v इंटू ए है वो एक्सप्रेशन किसका है, वाटर फ्लक्स का है। यहां तक चीज आपके एकदम क्लियर है। तो ये मैंने पानी के फ्लक्स के रूप में बताया है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट सिचुएशन लेंगे उस आयताकार फ्रेम की और देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है उसको आप किस तरह से समझा पाते हो। तो यहां पर देखना, मैं 3 तरह के डायग्राम बनाता हूं। उन 3 डायग्राम से आप बहुत आसानी से समझ पाओगे कि फ्लक्स को आप कैसे देख रहे हो। ठीक है, तो इसको एक बार आप देखिए, इन तीनों डायग्राम्स को मैं यहां बना देता हूं एक बार। तो देखिए मैंने यहां पर 3 तरह के डायग्राम बनाए। अब ये डायग्राम जो है इनको मैं आपको आराम से समझा देता हूं। देखो अब बोर्ड पर देखने से पहले एक बार ये जो मेरे हाथ में एक फ्रेम है, आयताकार फ्रेम, इसको देखिए। 3 सिचुएशन मैंने ली है। पहली सिचुएशन क्या ली है कि सपोज करो इधर से आपका पानी का प्रवाह आ रहा है। तो एक सिचुएशन तो ऐसी है जब ये जो फ्रेम है वो इस प्रवाह के क्या है, समानांतर है ऐसे। तो ये पहली सिचुएशन है। अब ये क्या एक्चुअल में आपको बोर्ड पर उस तरह से समानांतर दिख रही है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। ये ऐसी सिचुएशन है पहली वाली। तो आप खुद सोच के देखिए कि क्या इस स्थिति में इस फ्रेम में से पानी का प्रवाह होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये खुद इसके समानांतर है। समानांतर है तो इसमें से पानी का प्रवाह नहीं होगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, अब ये जो लिखा है वो सब मैं बता दूंगा आपको कैसे आया है। आप सिर्फ सिचुएशन को देखिए। पहली सिचुएशन, जब फ्रेम प्रवाह के समानांतर है तो इसमें से पानी का प्रवाह नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये अब मान लीजिए किसी कोण पर है, तो क्या होगा, कुछ मात्रा में इस फ्रेम में से पानी का प्रवाह होगा। अब जैसे जैसे मैं इसको एंगल को बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इस फ्रेम में से प्रवाहित पानी की मात्रा बढ़ रही है। और एक सिचुएशन ऐसी आ गई जब ये पूरी तरह से प्रवाह के लंबवत हो गई तो इसमें से अधिकतम पानी गुजर जाएगा। तो 3 सिचुएशन क्लियर हो गई। फर्स्ट, जब समानांतर है तो किसी भी प्रकार का प्रवाह नहीं, जब कोई एंगल थीटा पर है तो प्रवाह कुछ होगा, और जब 90 डिग्री पर है, ठीक है ना, यानी अब ये थीटा 0 कंफ्यूज मत होना, अभी मैं सब बता दूंगा ये क्या कैसे है। जब ये इस प्रकार से प्रवाह प्रवाह के लंबवत है ये फ्रेम, तब इसमें से अधिकतम प्रवाह होगा। अब यहां पर आपको बड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि यहां पर तो मैंने कहा है समानांतर है थीटा 90 लिखा, यहां पर मैंने कहा लंबवत है थीटा 0 लिखा। तो इसको आप ध्यान से समझिए। जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, क्योंकि देखो आप प्रवाह को लिख कैसे रहे हो, वाटर फ्लक्स को आप लिख रहे हो v डॉट ए के रूप में, ठीक है ना, v डॉट ए के रूप में। जहां अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या होगा, v a cos थीटा, जहां थीटा क्या हो जाएगा, थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड वेक्टर a, ठीक है ना, सदिश जो आपका है वेग और सदिश क्षेत्रफल उसके बीच का कोण है। तो देखो वेग की दिशा तो क्या है, ये ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो वेग की दिशा तो यही है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, जिस सतह का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो उसके लंबवत होती है, क्योंकि क्षेत्रफल होता है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b की डायरेक्शन क्या होती है, a के भी लंबवत b के भी लंबवत। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए फ्रेम ऐसी है और ये प्रवाह ऐसा है, तो ये तो v की डायरेक्शन, और इस फ्रेम का जो क्षेत्रफल है वो कैसे होगा, हमेशा तल के लंबवत, ऐसे या ऐसे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा कैसे, ऐसे। तो ये जो एंगल है आपका v इधर और ये a इधर, तो ये एंगल कितना हो गया 90, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है थीटा 90। ये याद रखना, ये थीटा 90 का मतलब ये नहीं है फ्रेम लंबवत है, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो थीटा 90 है तो cos 90 हो गया 0, तो इसलिए इसको लिख दिया v डॉट a इज इक्वल टू 0। अब आप सोच के देखिए, यहां जैसे कोई थीटा होगा तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, थीटा बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपके cos का मान उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अगला केस मैंने थीटा 0 क्यों लिखा, आप समझ गए होंगे। ये आपकी लंबवत वाली सिचुएशन है, v की दिशा तो यही है और इसका वेक्टर एरिया भी क्या होगा, इसके लंबवत, तो इसका लंबवत या तो इधर होगा या इधर होगा। तो इस दोनों स्थिति में क्या है, थीटा आपका क्या है, 0 होगा। थीटा 0 है तो वो मान हो जाएगा मैक्सिमम। तो मेरे हिसाब से आप इन तीनों सिचुएशन को समझ गए होंगे और मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से v डॉट a के रूप में आप लिख पा रहे हो, क्योंकि एंगल आपको यहां पर 90 है, यहां पर 0 है, और जब 0 है तब मैक्सिमम आना चाहिए, और जब 90 है तब 0 आना चाहिए। तो वो पॉसिबिलिटी केवल तभी है जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में v डॉट a के रूप में लिख सकते हो। तो ये 3 सिचुएशन थी। और ये जो फ्लक्स की परिभाषा हमने काम में ली है वो एक ऐसे सदिश क्षेत्र के लिए ली है जिनको हम बल रेखाओं के द्वारा समझा रहे हैं। यहां पर सदिश क्षेत्र कौन सा है, वेग, v आपका सदिश क्षेत्र है। तो देखो आप v को कैसे दर्शा रहे हो, रेखाओं के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है v डॉट a, वो हमने एक ऐसे क्षेत्र के लिए प्रयुक्त की है जिनको हम रेखाओं के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसमें भी देखो आप 1-2 लाइनें में लिखता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आ जाएगी वो। तो देखिए मैंने बोर्ड पर ये लिख दिया है कुछ
आप इसको आराम से समझ सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि फ्लक्स की इस परिभाषा को ऐसे क्षेत्र के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जिन्हें बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो हमने देखा था अभी जो फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी थी V डॉट ए के रूप में, वो ऐसे क्षेत्र के लिए थी जिनको आप क्या कर रहे हो, बल रेखाओं द्वारा या रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो। तो वो डेफिनेशन क्या होगी, V डॉट ए के रूप में। तो अब कोई भी आपका सदिश क्षेत्र हो, मैंने आगे क्या लिखा, इन जनरल स्पष्ट है कि किसी सदिश क्षेत्र के फ्लक्स को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन हो गई डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी एस। तो वहां पर था V डॉट ए, तो V की जगह तो हो गया A, और ds मतलब वहां पर अगर उस फ्रेम का एरिया A है तो उससे कितना फ्लक्स हो रहा है, यहां पर मैंने कोई एक ऐसा एरिया लिया जिसका क्षेत्रफल ds है, तो यहां पर d फाई हो गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, A डॉट ds आपको क्या दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाले फ्लक्स को दर्शाता है, जहां पर d फाई क्या हो जाएगा, अल्पांश क्षेत्रफल ds से निर्गत फ्लक्स। ठीक है ना। अब मान लीजिए संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्षेत्र है उसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस। तो ये आपके हो गया संपूर्ण क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स। तो यहां मैंने फ्लक्स आपको क्यों समझाया है, क्योंकि अभी आप डाइवर्जेंस को समझोगे तो फ्लक्स बहुत काम आने वाला है। और फ्लक्स की जो डेफिनेशन आप लोग जानते थे कि डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या डी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, वो डेफिनेशन आई कैसे, मैंने आपको इस तरह से पूरा समझा दिया कि इसको हम कोई भी वेक्टर फील्ड हो जिसको हम लाइन रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके फ्लक्स को हमेशा ए डॉट डी एस के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये आपके फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। अब हम फ्लक्स से आगे बढ़ते हुए डाइवर्जेंस की तरफ चलते हैं। अब देखो, डाइवर्जेंस को समझने से पहले मैं एक दो चीजें आपको और बताता हूं जो बहुत काम आने वाली है आपके। एक सेकेंड। अब आप देखिए, कई बार हम लोग एक शब्द सुनते हैं कि किसी बंद सतह द्वारा परिबद्ध आयतन। इसका क्या मतलब, ये शब्द बार बार काम आएगा, मैं बताता हूं अभी आपको क्या है। सपोज कीजिए जिस कमरे में मैं खड़ा हूं, ठीक है, इस कमरे में एक दीवार ये सामने वाली है आपकी, ठीक है, एक दीवार इसके सामने है, एक इधर है, एक इधर है, एक ऊपर, एक नीचे है, 6 आपके पास एक तरह से सतह है। अब मैं आपसे पूछूं इस कमरे का आयतन कितना है, तो जो भी इसकी साइज होगी उस हिसाब से आप उसका आयतन बता दोगे। लेकिन मैं कहूं कि ये सतह है ही नहीं, ये जो 6 सरफेस मैंने बताई वो 6 सरफेस नहीं है, तब इसका आयतन कितना है, तब आप कहोगे मैं आयतन कैसे बताऊं, क्योंकि आयतन हमेशा क्या होता है, ये कमरा आयतन का रूप कब लेगा, जब ये सतहों द्वारा क्या हो, घिरा हुआ हो। तो याद रखना, जो आयतन होता है, कोई भी स्थान आयतन का रूप कब लेगा, जब वह किसी सतह द्वारा परिबद्ध हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आयतन सदैव एक बंद सतह द्वारा परिबद्ध होता है। इस लाइन को आप चाहो तो लिख लीजिए, कोई टॉपिक नहीं है लेकिन ये शब्द बार बार बहुत काम आएगा, आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। आयतन सदैव किसी बंद सतह द्वारा परिबद्ध होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑलवेज एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर कोई बंद सतह है तो बंद सतह अगर किसी क्षेत्र को परिबद्ध कर रही है, किसी को घेर रही है, तभी वो आयतन का रूप लेगा। उसी प्रकार से अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, सपोज करो आपके सामने ये बोर्ड है, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कब होगा, जब ये जितने भी इसकी बाउंड्रीज है ये इस तरह से बंद हुई हुई हो, तो वहां पर हम शब्द क्या काम में लेते हैं, क्षेत्रफल सदैव किसी बंद पथ द्वारा। यहां पर तो हो गया बंद सतह और क्षेत्रफल होगा बंद पथ। वो पूरा पाथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है तब वो क्षेत्रफल का रूप लेगा। तो यहां एक लाइन आप ये भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये शब्द इतने कंफ्यूज करते हैं लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा आपके सारे, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल सदैव किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध होता है। एरिया एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड पाथ, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब ये चीजें जब मैं बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम डाइवर्जेंस को फिजिकली विजुअलाइज करते हैं कि डाइवर्जेंस को आप फिजिकली कैसे विजुअलाइज करोगे, ठीक है ना। बाद में उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो बहुत आसान है, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको फिजिकली हम कैसे विजुअलाइज करते हैं उसको हम यहां पर देखते हैं थोड़ा। तो देखिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जो भी आपका
सदिश क्षेत्र होता है, कोई भी सदिश क्षेत्र, उसको हम हमेशा क्या करते हैं, हर पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप लिखते हो ई कैसे डिपेंड करता है, 1/r²। तो अगर मान लीजिए r चेंज होगा तो ई बदल जाएगा, और r का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करना। सपोज करो आपके पास ये निर्देश तंत्र है, ये पॉइंट लिया तो इसका कुछ अलग r होगा, ये पॉइंट लिया जिसका कुछ अलग r होगा, ये पॉइंट लिया जिसका कुछ अलग r होगा, और हर r के लिए ई का मान चेंज होगा। तो यहां पर एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि सदिश क्षेत्रों को हम सदैव हर पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, अलग अलग पॉइंट के लिए उसका मान अलग अलग होगा। और अगर अलग अलग पॉइंट के लिए उसका मान अलग अलग है, तो अगर मैं किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालूंगा तो वो भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। समझ गए इस चीज को? आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं। हर चीज क्या होगी, लिखने से अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये चीजें कोई पॉइंट की नहीं है, मतलब ये कोई टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम उस टॉपिक को समझते हैं तो ये चीजें, लिखी हुई चीजें हमारे समझने में बहुत आसान रहती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो, किसी सदिश क्षेत्र को हर पॉइंट या ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर परिभाषित किया जाता है। हर पॉइंट मतलब पॉइंट, हर पॉइंट पर उसका मान अलग अलग होगा, ठीक है, हर पॉइंट पर परिभाषित किया जाता है। इसलिए चूंकि इसको आप हर पॉइंट पर कर रहे हो, इसलिए किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाला जाता है। इस लाइन को मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि जो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालोगे तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालोगे कि इस पॉइंट पर डाइवर्जेंस कितना है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको यह पता है कि सपोज करो मुझे किसी पॉइंट पर सदिश क्षेत्र ज्ञात है, तो उसी पॉइंट पर मैं उसका डाइवर्जेंस भी निकाल सकता हूं। अब अगर मैंने पॉइंट चेंज कर लिया तो उसका डाइवर्जेंस का मान ही बदल जाएगा। तो ये लाइन बहुत सिंपल सी चीज है। चूंकि सदिश क्षेत्र हर पॉइंट पर डिफाइन होता है, तो आप जब डाइवर्जेंस निकालोगे उस सदिश क्षेत्र का, तो वो भी हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालेंगे। जिस पॉइंट पर आपने सदिश क्षेत्र को परिभाषित किया, उसी पॉइंट पर आपने उसका डाइवर्जेंस भी परिभाषित कर सकते हो। आपने पॉइंट चेंज कर लिया तो जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया है उस पॉइंट पर आप डाइवर्जेंस अलग से निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब डाइवर्जेंस को आप कैसे विजुअलाइज करोगे उसको आप देखिए ध्यान से। यहां पर मैं एक पूरा पैराग्राफ लिख देता हूं उसको अच्छे से, फिर उस पैराग्राफ को मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से आप सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को विजुअलाइज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने यहां पर कुछ लिखा है, जो लिखा है उसको मैं डायग्राम बना करके भी बताऊंगा। तो मैंने क्या लिखा है कि अगर आपको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना, सबसे पहले हम करेंगे क्या क्या। तो हमने लिखा है सर्वप्रथम जिस पॉइंट पर सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए एक आयतन, जिसको हम डी टो से दर्शाएंगे, की कल्पना करते हैं। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो सपोज करो आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है। तो इस पॉइंट को अंदर लेते हुए मैंने क्या कर दिया, बाहर एक आयतन बना दिया। इस आयतन को मैंने कह दिया डी टो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फिर मैंने क्या लिखा है, जो एक बंद सतह द्वारा परिबद्ध है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वॉल्यूम हो वो हमेशा एक क्लोज सरफेस द्वारा एनक्लोज रहता है। तो ये तो पूरा आयतन डी टो है, और ये जो जिस सतह के द्वारा परिबद्ध है उस सतह को हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा एस कह रहे हैं। चीज क्लियर है? सबसे पहले जिस पॉइंट पर आपको डाइवर्जेंस निकालना है उस पॉइंट को लेते हुए हम एक आयतन की कल्पना करते हैं जो कि एक बंद सतह डेल्टा एस द्वारा परिबद्ध है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बंद सतह डेल्टा एस है इसको छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं। तो सपोज करो इस सतह में ये इस तरह के छोटे छोटे खूब सारे अल्पांश है, खूब सारे, ठीक है ना। और इन सभी अल्पांशों को जब आप जोड़ोगे तो पूरी सतह डेल्टा एस बन जाएगी। तो किसी एक अल्पांश का क्षेत्रफल क्या ले लिया मैंने, डीएस ले लिया। तो यही मैंने लिखा है। अब इस सतह को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं लिखा है वो डायग्राम से आपको बता दिया। पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक आयतन बनाएंगे डी टो। वो आयतन एक बंद सतह डेल एस द्वारा परिबद्ध है। अब इस बंद सतह को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे अल्पांशों में बांटते हैं, डीएस 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 डीएस। अब हम क्या करेंगे, हर एक अल्पांश से निर्गत फ्लक्स को लिखेंगे। यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, देखो आप, अल्पांश डीएस से
निर्गत फ्लक्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई वेक्टर फील्ड ए है तो उस अल्पांश निर्गत फ्लक्स क्या होगा, ए डॉट ds होगा। बिल्कुल सिंपल, अभी हमने पहले ही देख लिया था। अब संपूर्ण सतह से निकालना हो, मान लो संपूर्ण सतह से निर्गत फ्लक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ds से, हर ds से निकालो, उन सबको जोड़ दो। चूंकि अल्पांश बहुत छोटे छोटे हैं तो हम यहां पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ s a डॉट ds। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज का मतलब हो गया वो सतह कैसी है, बंद है। तो ये आप पे आ गया इस पूरी सतह से निर्गत फ्लक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी सतह से जो निर्गत फ्लक्स है उसको प्रति एकांक आयतन निकालता हूं। टोटल आयतन मेरे पास d2 है, तो ये तो d2 आयतन से, ये जो है फ्लक्स वो क्या है, d2 आयतन से निर्गत फ्लक्स है। अब मैं निकालना चाह रहा हूं प्रति एकांक आयतन से कितना फ्लक्स निर्गत हो रहा है। तो यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, देखो आप, ठीक है, आप लिखो प्रति एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स, वो कितना हो जाएगा, ये लीजिए s a डॉट ds, ये तो टोटल, और अपॉन जब आप कर दोगे d2 तो ये हो जाएगा प्रति एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स। अब डाइवर्जेंस कैसे विजुअलाइज हो रहा है आप उसको देखिएगा। चूंकि डाइवर्जेंस हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है। तो सपोज करो ये पॉइंट है आपका जिस पर आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने जो फ्लक्स निकाला है वो इस पूरे आयतन के एकांक पार्ट के लिए निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो d2 आयतन है इसको छोटा करता चलूंगा, छोटा करूंगा यानी श्रिंक करूंगा, और इतना छोटा कर दूंगा कि वो इस पॉइंट तक सिमट जाए। मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, इस आयतन d2 को मैं श्रिंक करता चलूंगा और इतना श्रिंक करूंगा कि वो इस पॉइंट तक सिमट जाए। तो उस स्थिति में जो आयतन d2 है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये जो राशि है प्रति एकांक आयतन निर्गत फ्लक्स, वो राशि ही इस पॉइंट पर इस सदिश क्षेत्र ए का क्या कहलाती है, डाइवर्जेंस कहलाती है। ये इसकी फिजिकल विजुअलाइजेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो बहुत आसान होगा, अभी लिखते ही आपके क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फिजिकली विजुअलाइज करना पूछे, जैसे हमने ग्रेडियंट को बताया था किस प्रकार से वो एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है, चेंजेज को हम लेते हुए चले थे, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको अगर किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को बताना है कि हम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन है, तो वो हम ऐसे निकालते हैं। तो अब यहां पर आप एक लाइन लिख लीजिए लास्ट में, ठीक है ना, जो मैंने अभी बोला है वो आप लिख लीजिए यहां पर। डाइवर्जेंस को हम ऐसे दर्शाते हैं, डाइवर्जेंस ए, ठीक है ना, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिमिट d2 टेंड्स टू 0 क्लोज इंटीग्रेशन a डॉट ds अपॉन d2। ये डेफिनेशन निकल करके आई है किसकी, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की, जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये डेफिनेशन आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। लिमिट d2 टेंड्स टू 0 हमने क्यों किया, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये थी इसकी फिजिकल डेफिनेशन। अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो वो भी आप यहां पर नोट कर लीजिए। डाइवर्जेंस ए जो होता है इसको हम मैथमेटिकली दर्शाते हैं डेल डॉट ए के रूप में। कैसे दर्शाते हैं, डेल डॉट ए। तो डेल तो आपका वही डेल ऑपरेटर है और ए है सदिश क्षेत्र। तो आपको पता है जो ए होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, ए को हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डेल होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स। तो जब आप आई डॉट आई करोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई और डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। काम आपके सिर्फ यही आनी है, फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यही डेफिनेशन काम में लेनी है। अब एक चीज और बताऊं, ये आई कैसे, वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक बड़ा डेरिवेशन आएगा कार्तीय निर्देशांक पत्ती में किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है ना। ये कार्तीय निर्देशांक पत्ती है एक्स वाई जेड वाली, तो वो पूरा बड़ा डेरिवेशन है जिसको मैं पूरा प्रूफ करके बताऊंगा। ये डेफिनेशन तो हमने बनाई है कि डाइवर्जेंस को आप कैसे विजुअलाइज करोगे, ठीक है ना। किस तरह से मैंने पूरा बताया था, पॉइंट लीजिए, वॉल्यूम बनाइए, क्लोज सरफेस लीजिए, छोटे छोटे भाग लीजिए, किसी एक भाग से निकालिए, फिर सबको जोड़ दीजिए, फिर d2 का भाग दे दीजिए, फिर उसको श्रिंक कीजिए वॉल्यूम को, तो एकांक तो किस प्रकार से वो निकलेगा। वो डेफिनेशन तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये डेफिनेशन अभी तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन एक पूरा डेरिवेशन भी मैं आपको करके पूरा बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से डाइवर्जेंस को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। डाइवर्जेंस
को किस प्रकार से हम फ्लक्स के रूप में समझा पा रहे हैं। फ्लक्स को समझते हुए हमने डाइवर्जेंस को समझा, उसकी फिजिकल डेफिनेशन निकल करके आ गई, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख ली। अब हम इस डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस यहां पर देखने वाले हैं, वहां से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स निकल करके आएंगे, लेकिन उसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।